अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आज लगभग 100 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 36,504 पे क्लोज हुआ। आज कुल 314 कंपनीज शेयर्स तक 8 अरब रुपए रही। जो KHI स्टॉक्स में जाके देखते हैं, वहां ब्रिंडेक्स 100 की परफॉर्मेंस, जिसमें आज 15.29 पॉइंट्स का इजाफा, और ब्रिंडेक्स आज क्लोज हुआ 3,846.25 पॉइंट्स पर, जहां पर 107 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट्स हैं किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, और अब से चंद साल पहले तक मार्केट जो है वो कहां पर मौजूद थी, मार्केट के आगे विजन क्या था, और उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो एक्सचेंज है वो नेशनल एक्सचेंज बना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एक्सचेंज मिलने के बाद, और ख्वाब हमने ये देखे थे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, मार्केट काफी ब्रॉड बेस होगी। और उस वक्त ये तमाम बातें हमें बताने वाले, हमें सिखाने वाले जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे अदनान आफरीदी साहब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि अब मैनेजिंग डायरेक्टर और जो अब MD और चेयरमैन है NIT के नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आज हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी जो तीनों एक्सचेंजेस बनी, आपने भी काफी काम किया डिम्यूचुअलाइजेशन के ऊपर, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन थी, एक नेशनल एक्सचेंज बन गया। बात ये थी कि आपका इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर काफी आपके पास आएंगे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आपके पास आएगा, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपकी मार्केट्स में काफी आएगी, नई लिस्टिंग होंगे, नए IPOs आएंगे, बहुत कुछ हम सुन रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कहेंगे अदनान आफरीदी साहब, आपको हैरत नहीं होती आजकल के वॉल्यूम्स देखकर? जी इमरान, वाकई ये डिसअपॉइंटिंग है कि हमारी मार्केट में वो प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं आ पाई, और वो ब्रॉड बेस इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन नहीं हो रही जिसकी तवक्को थी। मगर मेरा ख्याल है कि इसकी कुछ वजूहात जो हैं वो एक्सचेंज के कंट्रोल से बाहर हैं, यानी कि जो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से कुछ हमारी मार्केट में डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी आई है, उसकी वजह से भी ज़ाहिरी बात है जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनको डिफ़िकल्टी हो रही है मार्केटिंग में। मगर आई एम श्योर जो नई एक्सचेंज की ओनरशिप है वो इस चीज़ को देख रही है, और SECP भी जो है वो ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म एजेंडे पे गामजन है इन टर्म्स ऑफ के रेगुलेशंस को जो है वो कम किया जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाए। ये चीज़ें ज़ाहिरी बात है ओवरनाइट इसका इम्पैक्ट नहीं आता, मगर ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम अगर ये पॉलिसी चेंजेस एक दफ़ा फर्मली इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो चीज़ें जो हमने सबने सोची थी वो इंशाल्लाह होंगी। अच्छा, अब जाहिर कि आप टेबल के इस तरफ हैं, अब आप फंड्स की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे कदीम जो फंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है NIT, उसके आप MD और चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा फंड पाकिस्तान का। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस बीच में NIT एट प्रेजेंट कितना आप जो है कितनी बड़ी तादाद में फंड जो है वो आप मैनेज कर रहे हैं, क्या उसकी वर्थ है, और आपके रिटेल इन्वेस्टर जिसे आप यूनिट होल्डर्स कहते हैं उनकी क्या तादाद है इस वक्त NIT की? जी, तो जैसे आपने कहा, NIT जो है वो पाकिस्तान का सबसे पहला म्यूचुअल फ़ंड है। 1962 में वो फॉर्म हुआ था। इस वक्त हमारे कोई 10 फंड्स हैं, जिसमें फ्लैगशिप जो हमारा फ़ंड है वो NIUT कहलाता है, जो एक एक्विटी फ़ंड है, और वो अभी भी पूरी मार्केट का 55% जो है वो एक NIUT फंड NIUT जी NIUT ठीक है, 55% of the total equity size of the total fund size of equities। पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है उसका 55% जो है वो NIUT का है। तो वो अभी भी एक वाज़े लीडर है। जो फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट फंड्स हैं उसमें NIT जो है वो एक लेट एंट्रेंट था। जो प्राइवेट सेक्टर फंड्स हैं, आई थिंक वो उसमें जो है लीडरशिप है उनकी, तो उसमें हमारे फंड साइज जो है वो थोड़े कम हैं। मगर ओवरऑल जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो मार्च 31 तक हमारे कोई अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 85 बिलियन अंडर मैनेजमेंट थे। ये ऑब्वियसली रोज़ फिगर्स चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन नेट एसेट वैल्यू एंड सो ऑन, मगर अभी भी वी वुड बी अमंगस्ट द लार्जेस्ट फंड्स इन पाकिस्तान।
अच्छा, अब जाहिर है कि इतना बड़ा जो पोर्टफोलियो है, आप कह रहे हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 85 बिलियन के हैं, और साथ ही साथ इक्विटी फंड बहुत सारे, जाहिर है कि 10 आपने फंड बताए। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हमारी इक्विटी मार्केट जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई, तो साइमल्टेनियसली हमारे जो एसेट फंड्स हैं, जो हमारी इक्विटी फंड्स हैं, वो भी मुतासिर हुए होंगे। जी बिल्कुल। जब मार्केट ऑब्वियसली जब दो तरह के फंड्स होते हैं, एक कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स होते हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली जब मार्केट्स नीचे जा रही होती हैं तो उनको रिडेम्पशंस भी आती हैं और उनको खुद सेलिंग करनी पड़ती है ताकि वो अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन को मेंटेन कर सकें। कुछ जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं जैसे एनआईटी है, जो एक लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर की तरह बिहेव करता है, हम एट ऑल लेवल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मगर ज़ाहिरी बात है हमारी नैफ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और सिग्निफिकेंट आता है। मगर हम पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट्स को हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं। इस तरह की जो सिचुएशन है वो माजी में भी आपको भी पता है कि पाकिस्तान की मार्केट्स में पहले भी आई है, एक दफ़ा नहीं एक से ज़ायद दफ़ा आई है। 2008 का क्राइसिस था, 2008 का क्राइसिस हमारे सामने था, देन उससे पहले जो है 2005 का क्राइसिस था। अच्छा, हम मुस्तकिल जो देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा, उसका जो है जाहिर है कि आउटफ्लो है, किस हद तक एब्जॉर्ब कर सकेंगे? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि मार्केट में एक आता है, फॉल आता है 1000, 1500, 2000 पॉइंट का, तो फिर अच्छी वैल्यूज के ऊपर फंड्स भी जाहिर है कि उसमें परफॉर्म करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी उसमें परफॉर्म करते हैं, बट जो एसेंस है आपकी मार्केट का, रिटेल इन्वेस्टर, वो आफरीदी साहब अभी तक मार्केट में वापस नहीं आया। वो शाकी है 2005 के क्राइसिस से, 2008 के क्राइसिस से, 2011 के क्राइसिस से, वो वापस नहीं आया। मेरा साहब इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स उस क्राइसिस की वजह से वापस शायद ये सही नहीं होगा, वो तो वापस आए हैं, मगर मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हमारा जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जिसमें केवाईसी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ एज अ कंट्री हम जा रहे हैं, उसकी वजह से भी आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब इतनी फ्रीली तो एक ही जो परसेप्शन है कि सर मैनेज नहीं कर रहा रेगुलेटर, बल्कि माइक्रो मैनेज कर रहा है और काफी स्ट्रिंजेंट रूल है, तो इससे घबराहट है लोगों में। मेरे ख्याल में रेगुलेटर जो है वो अब सही सिम्त में आई थिंक काम कर रहा है, इन द सेंस के जो अब नई काफ़ी सारी पिछले कुछ दिनों में ही काफ़ी सारी रिफॉर्म्स रोल आउट हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन के, जिससे इन्वेस्टर के लिए आसानी बनाई जाए कि वो मार्केट में आके पार्टिसिपेट कर सके। मगर ज़ाहिरी बात है ये रेगुलेटर का फ़र्ज़ है और मेरे ख्याल में सही फ़र्ज़ है कि वो ये देखे कि जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक डॉक्यूमेंटेड और लीगल तरीके से कर रहा है। आपके ज़माने में बड़ा काम होता था सर, जो हमारा लेवरेज के हवाले से और फाइनेंसिंग के हवाले से। आज आपकी मार्केट कैश के ऊपर है, मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं है। आप समझते हैं कि इस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, या वो क्रंच तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो लिक्विडिटी जो कि ज़ाहिर है कि फाइनेंसिंग के लिए आती थी, जो कि एसेंस होता था जिससे मार्केट में एक अच्छी वैल्यूज़ इन्वेस्टर्स को मिलती थी, वो अभी भी लैकिंग है? जी, इसको जवाब देने से पहले मैं कंप्लीट कर लूँ जो आपने फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट रेस किया था। एक जो मुझे एक थोड़ी सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है, बिकॉज इस चीज़ को हम खुद भी फॉलो करते हैं, कि पिछले कुछ हफ्तों में हमें नज़र आया है कि फॉरेन सेलिंग जो है वो काफ़ी हद तक स्लो हो गई है, बल्कि कुछ इनफ्लोज भी आना शुरू हो गए हैं। वो जो आउटफ्लोज थे वो प्राइमरीली हो रहे थे रुपी की फास्ट डिवैल्यूएशन की वजह से। एक्सचेंज रेट को देखते हुए आप जरा स्टेबल नजर आ रहा है फॉरेनर्स को भी, फिर इसका मतलब ये है जी। तो आई थिंक इसकी वजह से, बल्कि अगर आप कल ही का डेटा उठा लें तो ऑलमोस्ट $5 मिलियन का इनफ्लो था फॉरेन का इन वन डे, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। अब आपका जो दूसरा सवाल था लेवरेज के हवाले से, तो आई थिंक ये सही बात है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो आपने जैसे कहा कि लेवरेज प्रोडक्ट्स और इन जनरल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की कमी है। अगेन इस हवाले से मेरे ख्याल में रिसेंटली जो डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं उसको बढ़ाया गया है और आई थिंक एक्सचेंज काम कर रही है। और मैं फिर जोर दूंगा और इनकरेज करूंगा
कि वो नए प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द लाएं मार्केट के लिए, जिसमें लिक्विडिटी जो है वो अट्रैक्ट हो सके। क्योंकि एक सर परसेप्शन था कि सीपैक में जब हम जा रहे थे, सीपैक की बात हो रही थी, तो उसमें जाहिर है कि हमारे लोकल जो कंपनीज हैं, सीमेंट सेक्टर है और दीगर सेक्टर, वो एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, तो ये चिप मनी जाहिर है कि आपकी कैपिटल मार्केट से वो लेंगे। फिर आईपीओस भी हमने देखे, काफी आईपीओस वगैरह भी उस वक्त सुने जा रहे थे। वो चीजें सब स्टैंड स्टिल हो गई हैं। हमारी कैपिटल मार्केट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। फिर जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हमारे यहाँ आया था, तो ये भी था कि वो भी अपने जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको लेकर आएंगे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये इस वक्त मार्केट में 220 मिलियन 22 मिलियन ये जो शेयर्स चल रहे हैं, इसमें तो छोटे, मीडियम और स्मॉल साइज जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो बाकायदा स्टेक पे लग गए हैं। जी इमरान, मेरा ख्याल में जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो एक कड़ी होती हैं एक ओवरऑल इकोनॉमिक चेन की, बहुत वाइटल कड़ी हैं। मगर जाहिर बात है सीपैक इन ऑफ इटसेल्फ में पिछले कुछ महीनों में थोड़ा स्लो डाउन आया है। जब नई गवर्नमेंट आई तो एक रिवैल्यूएशन प्रोसेस था। अब जैसे जैसे सीपैक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वापस इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे या उसी पेस से इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे, तो जो जितनी बातें आपने की हैं वो फिर होना शुरू हो जाएंगी। कैपेसिटी एक्सपेंशंस सीमेंट्स की ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। आई एम श्योर कि जब ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे अनाउंस हो रहे हैं और ये रोल आउट होंगे, तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशंस जो हैं वो बट अगेन क्वेश्चन मार्क है। हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बहुत सारी चीजों के ऊपर सवाल ये निशान है। अदनान अफरीदी साहब इस वक्त हमारे साथ। छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद हम इनसे जानना चाहेंगे कि इमर्जिंग इंडेक्स हमें राज क्यों नहीं आ पाया। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एंड एमडी एनआईटी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जनाब अदनान अफरीदी साहब। अफरीदी साहब, जब पाकिस्तान री एंटर हुआ इमर्जिंग इंडेक्स में, तो बड़ी तवक्कात थी कि अब हम एक बड़ी मार्केट में जाएंगे और एक अच्छा जो है हमें रिस्पांस मिलेगा। बट अगेन फ्रंटियर मार्केट जो है वो ज़्यादा हमें रास थी और इस वक्त ये कहा भी जा रहा है कि अगर हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं हमारे उतने नहीं हैं, तो फिर थोड़ी सूरत हाल बेहतर होगी अगर हम दोबारा आ जाते हैं फ्रंटियर में। क्या कहेंगे आप कुछ समझ रहे हैं इसमें लॉजिक? देखिए इमरान, फ्रंटियर जब हम थे तो हमारा इंडेक्स में वेट जो है वो ज़्यादा था। इनफैक्ट आई थिंक हम सेकंड लार्जेस्ट हमारा इंडेक्स में वेट था। तो जाहिर बात है जो फ्रंटियर मार्केट के फंड्स थे वो पाकिस्तान को जब देखते थे तो जाहिर बात है वो ज़रा फोकस तरीके से देखते थे, तो जो उनकी फंड एलोकेशन होती थी वो ज़रा ज़्यादा होती थी। जब लाइक 8.34% आई बिलीव इस तरह का था। जी, अंदाज़ा इसी तरह का था। अब जब हम इमर्जिंग मार्केट्स में आए तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ज़रा बड़ा इंडेक्स है और उसमें ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो उसमें हम आई बिलीव आखिरी नंबर पे थे और हमारा इंडेक्स वेट जो है वो लेस देन 1%, बल्कि लेस देन 0.5% था। जब आपका इतना कम इंडेक्स वेट होता है तो अदर देन ऑटोमेटेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स जिनको सर्टन एलोकेशन करनी होती है, जो डिस्क्रेशनरी या एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं वो फिर आपकी तरफ नहीं आते। एंड आई थिंक इसीलिए आपने ये जो आउटफ्लोज या कम इनफ्लोज देखे हैं उसकी वजह यही है। मगर इमर्जिंग मार्केट्स में होना या फ्रंटियर मार्केट्स में होना वो इंडिकेशन होती है कि आपकी ओवरऑल मार्केट की मैच्योरिटी क्या है, आपके जो कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या है। और माशाल्लाह से हमारा कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली डेवलप्ड है। अब हमें ज़रूरत इसकी है कि हमें अपनी कैपिटल मार्केट्स को जल्द फर्दर डीपन करना है इन टर्म्स ऑफ के नई लिस्टिंग्स लाएं। गवर्नमेंट्स जो हैं अगर वो अपनी होल्डिंग्स को फर्दर डाइवर्स करना चाहती हैं तो वो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू करें और जाहिर बात है अपनी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। और साथ ही साथ जो सॉवरेन फंड्स हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन जाहिर है कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है, तो वो भी इस वक्त इक्विटी मार्केट को मुतासिर कर रहा है। जी, आई थिंक वो भी एक फैक्टर है और हिस्टोरिकली जब सॉवरेन फंड्स ने पार्टिसिपेट किया है तो उनके रिटर्न्स उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। अच्छा, अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में तो जाहिर है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ कहीं ना कहीं
आपके पास अगर किसी के पास जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है भी तब भी कुछ एक फियर ऑफ अननोन जिस तरीके से नैब और दीगर एजेंसीज जो है वो पकड़ रही हैं, ऑपोजिशन भी इसके ऊपर बड़े वो कर रही है, और खुद ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी वो भी जरा डरी हुई है, खौफ का शिकार है। अगर आपके पास लेजिटिमेट पैसा है तब भी, तो क्या ये भी परसेप्शन हो सकते हैं कि इस वजह से भी थोड़ा लोग एतराज कर रहे हो मार्केट में आने पे? आई थिंक रिटेल लेवल पे और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लेवल पे ये मेरे ख्याल में ज़रूर एक फैक्टर हो सकता है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो ये फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो फुल्ली डॉक्यूमेंटेड होते हैं, मगर रिटेल लेवल पे सर्टनली आप ज़रूर देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो हेडलाइन न्यूज़ को देख के देखें। आप ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया की कोई भी इक्विटी मार्केट जो है उसका कुछ हिस्सा सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, और जो लोग हैं वो हेडलाइन न्यूज़ देखते हैं, दे फील के दे ईदर फील गुड और बैड अबाउट द स्टेट ऑफ द यूनियन, द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट ऑफ देमसेल्व्स, एंड फिर वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक खौफ है और द फियर ऑफ द अननोन है तो वो फिर कोई एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। आफरीदी साहब, अब 3 हफ्ते में बजट पेश होने जा रहा है, कुछ कंसल्टेशन वगैरह हो रही है, इतना हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास टाइम है? आप लोगों की काफ़ी चीज़ें जो है वो इससे पहले भी नोटिस में उनके मौजूद हैं। असद उमर साहब ने भी काफ़ी रिलीफ देने की कोशिश की है। जी, मेरा ख्याल बात करूंगा जी, जो सेकंड फाइनेंस बिल आया था कुछ अरसे पहले, उसमें काफ़ी जो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड कंसर्न्स थी वो तो एड्रेस हुई थी। आई थिंक कुछ इश्यूज हैं जैसे कैपिटल गेंस की रैशनलाइजेशन है, एंड आई एम श्योर कि PSX और SECP अपने लेवल पे आई एम श्योर इन टच होगी विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऑफ कोर्स इज़ नो स्ट्रेंजर टू कैपिटल मार्केट्स। उनके दौर में कैपिटल मार्केट्स परफॉर्म्ड वेल, एंड आई एम श्योर कि ही विल बी receptive to productive proposals. ठीक है, और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हमारी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो थोड़ी सी सेटल डाउन होती हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद कैपिटल मार्केट में बड़ी बेस है, बड़ी गुंजाइश है, प्रोवाइडेड के कैपिटल मार्केट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करें। देखिए, जिस तरह हम हमेशा कहते हैं और डेटा से दिखाते हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी बहुत रिजिलियंट है, चाहे उसको कितने भी शॉक्स लगें, इसी तरह पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स भी बहुत रिजिलियंट हैं। हमने बार बार देखा है कि इस तरह की फेजेस के बाद हमारी मार्केट्स जो हैं वो बाउंस बैक करती हैं और पहले से बेहतर बाउंस बैक करती हैं। तो हिस्ट्री तो हमें यही सिखाती है कि मार्केट्स ओवर द लॉन्ग टर्म शुड डू वेल। होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आफरीदी, चेयरमैन एंड MD NIT नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आज के इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।